हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रिपरेशंस एकदम मस्त चल रही होगी। तो दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन के हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पार्ट 2 फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्वेश्चंस का। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस को बिना आपका टाइम वेस्ट किए। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हुए, व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी existed in France before the French Revolution? फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में किस प्रकार का समाज था? तो दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति से पहले ना फ्रांस के अंदर फ्यूडल टाइप का समाज था, समानती समाज था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिसके अंदर जो पावर्स थी वो सारी की सारी किसके पास थी? किंग के पास थी और नॉबल्स के पास थी। और जो कॉमन पीपल थे, जो लोग थे, आम जनता थी, उनके ऊपर बर्डन था बहुत ज़्यादा हेवी टैक्सेस का। ट्रेड और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी और जो कॉमन लोग थे उनके पास कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं था। राजा, नोबल्स यानी कुलीन। ठीक है ना? तो कैसा था? समानती व्यवस्था थी, समानती समाज था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फ्रेंच क्वीन एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मृत्युदंड पाने वाली रानी का नाम क्या था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये लुई 16 की वाइफ थी और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। वहां पर ये राजा की बेटी थी और 1770 में इन्होंने लुई 16 से शादी करी थी और 1774 में जब लुई 16 किंग बना था तो मैरी एंटोनेट क्वीन बन गई थी। अब आप सोचोगे क्वीन है तो फांसी कैसे मिल गई, मतलब मृत्युदंड कैसे मिल गया? तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद ही मिला था इनको, फांसी मिली थी। क्योंकि जो मैरी एंटोनेट थी उनको भी किसी से कोई मतलब नहीं था। उनको दिखता था कि हाँ भाई कि आम जनता बहुत परेशान है, बट उनको अपनी विलासतापूर्ण जीवन, शानदार लाविश उनकी लाइफस्टाइल से उनको फुर्सत ही नहीं थी कि वो आम जनता को देख सके। ठीक है, फ्रांस की जितनी भी जनता थी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी इनसे। ठीक है, भयंकर गरीबी से जूझ रही थी, वो भूखमरी से जूझ रही थी, तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और 1789 में जब फ्रांसीसी मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसने राजशाही को उखाड़ फेंका। और फिर 1793 में जब लुई 16 को गैलोटीन चढ़ा दिया था, मार दिया गया था, तो उसके ही कुछ टाइम के बाद 16 अक्टूबर 1793 को इनको भी गिलोटिन से मार दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण आर्थिक कारक क्या था, कारण क्या था? तो दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के बेसिकली इकोनॉमिकल कॉजेस क्या थे? एक तो था भारी कर। ठीक है, आम जनता यानी जो थर्ड स्टेट था उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस थे, हेवी टैक्सेस थे, सारे के सारे टैक्सेस ही बेचारों पर थे। ठीक है, और पहला वर्ग था जो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, दूसरा वर्ग, इनके ऊपर कोई भी टैक्सेस नहीं थे। ठीक है, फसल की विफलता, क्रॉप फेलियर हो गया था 1780 के दशक में। वहां पर मास लेवल पे सूखा आ गया था। खराब फसलों के कारण क्या हो गया था? खाद्य संकट हो गए थे, खाद्य संकट आ गया था, महंगाई बढ़ गई थी, युद्ध का खर्चा। अब फ्रांस ने अमेरिका में भी मतलब रिवोल्यूशन चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था इंडिपेंडेंस को लेकर। तो फ्रांस ने भी वहां पर सपोर्ट किया अमेरिका को 1775 से 1783 तक। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, जो सरकारी खजाना था वो खाली हो गया और जो फ्रांस देश था वो कर्जे में डूबने लग गया। तो ये तीनों ही कारण थे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फ्रेंच पार्लियामेंट? फ्रांसीसी संसद का नाम क्या था? तो दोस्तों, जो फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस की संसद को स्टेट जर्नल कहा जाता था। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? जनरल असेंबली। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, व्हाट इंस्पायर्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति को किससे प्रेरणा मिली? तो दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति को बहुत सारे कारणों से प्रेरणा मिली, पर जो मेन कारण था वो था अमेरिकी स्वतंत्रता।
यानी अमेरिकन जो रिवॉल्यूशन चल रहा था उससे सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड हुए फ्रांसीसी लोग, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के विचारों से। फ्रेंच अमेरिकन रिवॉल्यूशन चल रहा था तो ये जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता के बहुत सारे विचार आए फ्रांस तक। स्वतंत्रता की घोषणा की अमेरिका ने 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, राजशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। स्वतंत्रता, समानता और जितने भी सिटीजन्स के राइट्स थे उनको मिले, तो इससे जो फ्रांसीसी जनता थी वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुई। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फ्रांस ने अमेरिका की ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई में हेल्प की थी, ठीक है, जिससे फ्रांस का खजाना क्या हो गया था, खाली हो गया था, और बहुत सारा जो भी बर्डन था वो सारा के सारा किस पे आ गया था, थर्ड स्टेट पर आ गया था, क्योंकि टैक्सेस के फॉर्म में लेते थे ये। और फिर अमेरिका की क्रांति ने भी बताया कि जो सत्ता है वो किसकी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जनता की, जनता की सत्ता होनी चाहिए। इस जो विचारधारा को फैलाया अमेरिका के फ्रेंच अमेरिकन रेवोल्यूशन से, तो ये भी जो फ्रांस के लोग थे वो भी सोचना शुरू हो गए कि ठीक बात कह रहे हैं ये, राजा के बजाय हमें लोकतंत्र सरकार चाहिए, तो लोगों ने सोचना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट सिंबलाइज्ड द एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस। फ्रांस में राजशाही के अंत का प्रतीक क्या था? तो दोस्तों, फ्रांस में राजशाही का अंत तब हुआ जब लुई 16 को गिलोटिन से मौत की सजा दे दी गई थी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आंसर क्या हुआ, एग्जीक्यूशन ऑफ लुई 16। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लुई 16 का निष्पादन। आंसर वो पिक करना चाहिए जो सबसे बेस्ट हो, जो बाकी चीजों को भी अपने अंदर समाहित करता है। जो बैस्टिल पे हमला था ये तो क्रांति की शुरुआत थी ना, ठीक है। और 1791 को संविधान का निर्माण हुआ था जिसमें राजा अभी भी सत्ता में था। फिर 1792 को गणतंत्र की स्थापना की गई थी, जिसने फ्रांस को क्या घोषित कर दिया था, रिपब्लिक घोषित कर दिया था। राजशाही और कमजोर हो गई। फिर 1793 में लुई 16 को निष्पादन कर दिया था, गिलोटिन चढ़ा दिया था उसको, ठीक है, 21 जनवरी 1793 को। और फिर उसी के कुछ टाइम के बाद उसकी जो वाइफ थी उसको भी गिलोटिन चढ़ा दिया था। तो राजशाही पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। फ्रांस क्या बन गया था, रिपब्लिक बन गया था, गणतंत्र बन गया था। आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हु रॉट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये किसने लिखी, ये लिखी थी जीन जैक्स रूसो ने, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इन्होंने प्रकाशित की थी ये प्रकाशन किया था इस बुक का 1762 को, ठीक है, 1762 को। इसके अंदर मुख्य जो मेन थॉट्स क्या थे कि सरकार जनता की सहमति से बननी चाहिए, गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, जनता की सहमति से, और जनता की संप्रभुता होनी चाहिए, यानी शक्ति का असली स्रोत जनता होनी चाहिए, ठीक है। लोगों के अंदर स्वतंत्रता और समानता मिलनी चाहिए। तो ये था इस बुक में। और रूसो के विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को भी काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया था, कह सकते हैं प्रेरित किया था, ठीक है। लोग काफी सारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इस सिद्धांत को मानकर अपनाकर राजशाही खत्म करने की कोशिश की थी और गणतंत्र स्थापित करने की भी ट्राई किया था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, What were the main taxes imposed on the third estate? तो दोस्तों जो मेन टैक्स था, मुख्य कर लगाए गए थे जो तीसरे वर्ग पर, वो कौन से थे? तो दोस्तों मेन टैक्स थे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, तेल और टाइट, ठीक है। जो तो तेल टैक्स था, ये सीधा कि सीधा भूमि कर के ऊपर था, लैंड टैक्स था ये, ठीक है, जिसको केवल और केवल थर्ड जो स्टेट था, तीसरा वर्ग था, वो चुकाता था, और जिससे पादरी और कुलीन बिल्कुल बिल्कुल मुक्त थे, इस कर को वो लोग नहीं चुकाते थे। और दूसरा है टाइट, ये होता था चर्च का टैक्स, चर्च टैक्स, जो कि किसानों की उनकी फसल का 10% लिया जाता था, ठीक है। और ये राशि चर्च के पास या पादरियों के पास जाती थी। तो ये दोनों के दोनों टैक्सेस सबसे ज्यादा मेन टैक्सेस है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, विच रेवोल्यूशनरी लीडर एडवोकेटेड द अबॉलिश ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज। तो दोस्तों किस क्रांतिकारी नेता ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासता को समाप्त करने का समर्थन किया?
तो दोस्तों ये किया था मैक्समिलियन रोबोस्पेयर ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन्होंने दास्ता को समाप्त करने के लिए वकालत की थी। इन्होंने 18वीं सदी में कैरिबियाई द्वीपों के लिए गन्ने के बगानों के लिए दासों का यूज किया जाता था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के ड्यूरिंग में क्या था, क्रांतिकारियों ने इसे अमानवीय बताया कि ये अच्छा चीज नहीं है, इसका विरोध करो। ठीक है, और 1794 में 1794 में रोबोस्पेयर के नेतृत्व में नेशनल कन्वेंशन ने 4 फैब 1794 को दास्ता को एंड कर दिया था, समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब नेपोलियन आया दोबारा 1802 में, उसने वापस से जो ये था स्लेवरी सिस्टम था वो वापस से स्टार्ट कर दिया। लेकिन फुल ऑन अबॉलिश कब हुई थी, ये हुई थी 1848 में। फ्रांस से हमेशा के लिए दास्ता जो थी वो समाप्त कर दी गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का प्राइमरी गोल क्या है, यानी मुख्य लक्ष्य क्या था। तो दोस्तों नेशनल असेंबली का मेन एम था संविधान का निर्माण करना। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब तीसरे स्टेट ने स्टेट जनरल में अपनी आवाज को दबते हुए देखा तो उन्होंने नेशनल असेंबली का गठन किया दोस्तों, और फिर तय किया कि ये संविधान बनाएगा, संविधान का निर्माण करेगा। उसका मेन एम यही था, लोगों को समान अधिकार प्राप्त देना और स्वतंत्रता प्रदान करनी, ये इसका मेन एम था। मानवाधिकारों की घोषणा भी की फिर उसके बाद 1789 में। ठीक है, मानव डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स, जिसके अंदर क्या था, स्वतंत्रता थी, समानता, भ्रातृत्वता, इनके जितने भी सिद्धांत थे उनकी पुष्टि की गई थी इसके अंदर। राजशाही को एंड करने का कदम उठाया था नेशनल असेंबली ने, गणराज्य बनाने के लिए कदम उठाए थे। ठीक है, पर जो मेन एम क्या था, संविधान का निर्माण करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन अडॉप्ट। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा कब अपनाई गई। तो दोस्तों ये कब अपनाई गई थी, 26 अगस्त 1789। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और किसके द्वारा, नेशनल असेंबली के द्वारा, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। और डिक्लेरेशन में जो की पॉइंट्स थे वो क्या थे, प्रिंसिपल्स होने, लिबर्टी होनी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और इसका कंटेंट क्या था कि इम्फेस करना, मतलब डिक्लेरेशन में क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा देना, रिलीजन को बढ़ावा देना, प्रेस को बढ़ावा देना, क्योंकि तब प्रेस का भी इतना काम नहीं लोग करने देते थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द ग्लोटिन। ग्लोटिन क्या था, आपको पता है ना ये क्या था, मैंने आपको बताया था। जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो ग्लोटिन था ये एक आतंक का प्रतीक बन गया था, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे लोगों को मारा गया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मृत्युदंड का यंत्र था ये। जो ग्लोटिन है इसका यूज किया गया था 1792 से 1794 तक, उसके बाद इसका यूज नहीं किया गया था। रोबोस्पेयर था और क्रांतिकारी सरकार के नेतृत्व में किया गया था ये। इसका यूज रोबोस्पेयर तो अपने शत्रुओं को मारने के लिए करता था। ठीक है, जिसके अंदर कुलीन वर्ग भी आते थे, पादरी वर्ग भी आते थे। ठीक है, और जो भी क्रांतिकारी था जो रोबोस्पेयर के खिलाफ था, रोबोस्पेयर उसको भी मार देता था। तो जब रोबोस्पेयर का एंड हुआ तो उसको ग्लोटिन का भी एंड कर दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या थी। तो दोस्तों कन्वेंशन फ्रांसीसी गणराज्य की संसद थी। ठीक है, फ्रांसीसी गणराज्य की संसद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो 1792 से 1795 तक कार्यरत रही। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज स्लेवरी अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज। फ्रांस में गुलामी कब समाप्त हुई थी। तो दोस्तों वो हुई थी पहली बार 1794 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेशनल कन्वेंशन ने 4 फरवरी 1794 को दास्ता को समाप्त कर दिया था।
पर नेपोलियन ने 1802 में वापस ला दिया था स्लेवरी को। पर उसके बाद 27 अप्रैल 1848 को जो स्लेवरी थी वो बिल्कुल अबॉलिश कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंस क्लॉटस? सेंस क्लॉटस का क्या महत्व है? तो दोस्तों ये एक मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग था ये, और निम्न मध्य वर्ग था जो कि क्रांतिकारी के समर्थक थे। आंसर होगा इसका क्रांति समर्थक मजदूर वर्ग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सेंस क्लॉथस का मतलब होता है बिना घुटने वाला पैंट। अमीर लोग थे जो घुटनों तक के तंग रेशमी पैंट्स पहनते थे, जबकि ये क्रांतिकारी लोग ढीली लंबी पैंट पहनते थे। ठीक है, और ये नाम आम जनता और अमीरों के बीच का डिफरेंस शो करती थी। और इसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ। ये शिल्पकार थे। ये लोग कौन थे? शिल्पकार थे, दुकानदार, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी। ठीक है, और ये राजशाही और कुलीन वर्ग के विरोधी थे बहुत ज्यादा, और इन्होंने लोकतंत्र, समानता, सामाजिक न्याय की डिमांड की थी। क्रांति में इनकी भूमिका क्या थी दोस्तों? 1789 में बैस्टिल पे जो हमला किया था उनमें ये लोग शामिल थे, और 1792 को जब राजशाही का अंत हुआ था उसको करवाने में भी इन लोगों ने बहुत हेल्प की थी। और रेन ऑफ टेरर के दौरान रॉबर्सपियर और जैकोबिन्स का इन्होंने समर्थन किया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द लॉ ऑफ मैक्सिमम? लॉ ऑफ द मैक्सिमम क्या था? तो दोस्तों ये जो लॉ था ये एक कानून था जिसमें अनाज और बहुत ज़्यादा बेसिक नीड्स की जो अपनी वस्तुएं थी उसकी जो कीमतें हैं अधिकतम तय की गई थी, जिसका मेन उद्देश्य क्या था कि गरीबों को राहत देना, मुनाफखारी जो मुनाफाखोरी है उसको रोकना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल है ये। जब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी और उसके दौरान भी क्या था, जो खाद्य सामग्री थी, फूड शॉर्टेज हो गया था वहां पर, और वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। व्यापारी, अमीर लोग जो भी थे वो आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा करके और भी ज़्यादा लाभ कमा रहे थे, और जो गरीब जनता थी उसको भूख महंगाई से बचने के लिए ये कानून लागू किया गया था, जिसमें अनाज, रोटी, मांस, चीनी, वो जो भी बेसिक नीड की वस्तु थी उनकी जो वस्तुओं की अधिकतम कीमत तय की गई थी। ये इसीलिए लागू किया गया था कि गरीबों को राहत मिल सके, जो भी व्यापारी है माल छुपाना ना शुरू करें, स्थिति को और ज़्यादा खराब ना करें। और जब 1794 को रॉबर्सपियर की डेथ हो गई थी, जब मार दिया था उसको, तब ये कानून हटा दिया था। 17 क्वेश्चन नंबर, हु वर द गिरोंडिन्स? गिरोंडिन्स कौन थे? तो दोस्तों ये थे क्रांति का एक उदार समूह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो संवैधानिक शासन और क्रांतिकारी सीमाओं को क्या करते थे? नियंत्रण करने के पक्ष में थे। ये गणराज्य का समर्थन करते थे, राजशाही के विरुद्ध थे, और राजा लुई 16 के फांसी के पक्ष में नहीं थे। पर ये लोग, ठीक है, ये नहीं चाहते थे कि फांसी भी मिले उसको, उसके खिलाफ तो थे पर फांसी नहीं चाहते थे। देखो, जैकोबिन्स और गिरोंडिन्स ये दोनों कट्टरपंथी क्रांतिकारी थे, और ये एक दूसरे के क्या थे? कॉम्पिटिटर्स थे। 1793 में जैकोबिन्स के नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने गिरोंडिन्स को सत्ते से हटा दिया था। ठीक है, गिरोंडिन नेता थे उसको देशद्रोही घोषित कर दिया था और गिलोटिन कर दिया था, गिलोटिन से मरवा दिया था बहुत सारे लोगों को। और गिरोंडिन्स का पतन भी कैसे हुआ? 1793 में जब रेन ऑफ टेरर आया था तो जैकोबिन्स ने गिरोंडिन्स को खत्म कर दिया था, और रॉबर्टसपियर के डेथ के बाद बचे हुए जितने भी गिरोंडिन्स थे वो फिर से राजनीति में लौट गए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। व्हाट लेड द फाइनेंशियल क्राइसिस इन फ्रांस बिफोर द रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में वित्तीय संकट का क्या कारण था? तो दोस्तों ये कारण था कि निरंतर युद्ध चल रहा था, अमेरिका से युद्ध चल रहा था, तो उसके अंदर फ्रांस कर रहा था, अपना पार्टिसिपेट कर रहा था। शाही खर्चे थे, दोनों महाराज राजा रानी के बहुत ज़्यादा शाही खर्चे थे, एक्सट्रीमली उड़ाते थे वो लोग। कर प्रणाली की असमानता, पहले और दूसरे स्टेट पे कर नहीं था, तीसरे ही स्टेट पर कर था, तो सारा के सारा बर्डन किस पे था? तीसरे वर्ग पर था। तो ये सारे के सारे कारण थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट मार्क द एंड ऑफ द रेन ऑफ टेरर? आतंक के शासन का अंत किस घटना से हुआ?
तो दोस्तों रॉबेस्पियर की फांसी से हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप सबको पता है कि रॉबेस्पियर ने ही आतंक का शासन लाया था, जिसकी समय अवधि क्या थी, 1 साल ऑलमोस्ट, 1793 से 1794 तक। हजारों लोगों को इसने गिलोटिन चढ़ा दिया था, दुश्मन बताकर, राजद्रोही बताकर, ठीक है। और बेसिकली फोकस किस पे किया था इसने, कुलीन कुलीन वर्ग पर, पादरी वर्ग पर, यहाँ तक कि जितने भी क्रांतिकारी थे जो इसके अगेंस्ट थे, इसने उनको भी फांसी पर चढ़ा दिया था, गिलोटिन करा दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच फेमस रेवोल्यूशनरी wrote the pamphlet what is the third state? What is the third state नामक पैम्पलेट किसने लिखा? तो दोस्तों ये लिखा था एबे सीए ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एबे सीएस ने लिखा था ये, जिसमें उन्होंने कहा था कि तीसरे वर्ग का अधिकार और उनके महत्व को उसने उजागर किया था उस पैम्पलेट में, कि समाज की क्या है बेसिक और पावर क्या है समाज की। पहला और दूसरा जो वर्ग है वो सुविधाओं का लाभ उठा रहा है, लेकिन थर्ड स्टेट नहीं उठा पा रहा है। इससे फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया गया था। तीसरे वर्ग को राजनीतिक शक्ति और उसके जितने भी राइट्स थे उनके लिए संघर्ष में जुटने के लिए उनको प्रोत्साहित किया था दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो एंड होती है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब एजुकेटर अकेडमी बाय मनदीप मैम।